SRT एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। SRT एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे यूनिट नंबर 2 कोर्स नंबर 6 BA फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन। BA फर्स्ट ईयर का एक क्वेश्चन है आपको VVI क्वेश्चन, कोर्स नंबर 6, लिंग शक्ति और शिक्षा से, जेंडर पावर एंड एजुकेशन। यूनिट नंबर 2 कोर्स नंबर 6। क्वेश्चन है इसका, लिंग संबंधी सिद्धांतों का वर्णन करें। डिस्कस द थ्योरीज रिलेटेड द जेंडर। लिंग भेद संबंधी सिद्धांत, थ्योरीज रिलेटेड ऑफ टू जेंडर डिफरेंस, यानी जेंडर में मतलब क्या डिफरेंस होता है, अलग अलग। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि एक स्थिति में रहने पर भी स्त्री और पुरुषों का स्थान व अनुभव अलग अलग होता है। इस सिद्धांत को मानने वालों में बेकर, मिलर, वर्निकोक, ग्लीनगल, केसलर व मैकेना, रुडिक तथा एस्टिवो आदि प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष भेदभाव संबंधी कुछ अन्वेषण भी किए गए हैं जिसने समकालीन नारीवादी विचारों को प्रभावित किया। आज समाजशास्त्र में लिंग भेद एक महत्वपूर्ण चर के रूप में माना जाता है। लिंग भेद के सिद्धांत का मुख्य ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि नारी का आंतरिक मानसिक जीवन पुरुष से भिन्न है। उनके मूल्यों एवं हितों, उनके द्वारा किए जाने वाले मूल्य निर्णयों, उनके द्वारा हासिल की जाने वाली उपलब्धियों के उद्देश्यों, उनके द्वारा की जाने वाली साहित्यिक रचना, उनकी चेतना एवं आत्मसमर्पण में एक भिन्न प्रकार का दृष्टिकोण और विचार पाया जाता है। इस सिद्धांत की दूसरी मान्यता यह है कि स्त्रियों के संबंधों एवं जीवन के अनुभव में भी भिन्नता पाई जाती है। स्त्रियां अपनी संतानों से अपने आप को पुरुष की तुलना में भिन्न रूप से जोड़ती है। लड़के व लड़कियों के खेल के तरीके भिन्न होते हैं। युवा महिलाएं परस्पर एक दूसरे पर को भिन्न प्रकार से जोड़ती है तथा नारी संबंधी विषयों का भी विभिन्न प्रकार से अध्ययन करती है। लिंग असमानता संबंधी सिद्धांत, थ्योरीज रिलेटेड टू जेंडर इनइक्वालिटीज। लिंग असमानता संबंधी सिद्धांत 4 धारणाओं पर आधारित है। पहला है, पुरुष की स्थिति भिन्न भिन्न ही नहीं होती वरन असमान भी होती है। वर्ग, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म, शिक्षा, राष्ट्रीयता, किसी भी अन्य सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कारक के आधार पर समाज में स्त्रियों के लिए जाने वाले भौतिक लाभ, सामाजिक परिस्थितियाँ, शक्ति एवं अवसर पुरुषों की तुलना में कम होती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि असमानता समाज के संगठन का परिणाम है, न कि स्त्री पुरुष के प्राणी शास्त्र एवं व्यक्तित्व विभेद है। तीसरा पॉइंट कहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां कम शक्तिशाली होती है। चौथा पॉइंट कहता है, यह सिद्धांत यह भी मानता है कि यदि समान अवसर दिए जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। लिंग असमानता की व्याख्या करने वाले प्रमुख नारी सिद्धांत। लिंग असमानता की व्याख्या करने वाले 2 प्रमुख नारीवादी सिद्धांत हैं। पहला है उदारवादी सिद्धांत, लिबरल व्यू। नारीवादी सभी सिद्धांतों में इस सिद्धांत के समर्थक कम लोग हैं, फिर भी अमेरिका में हुए नारी स्वतंत्रता आंदोलन में इसे स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत नारियों को जीवन यापन के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए के बारे में लिखे गए लेख, समान मातृत्व एवं पितृत्व तथा स्कूल में सह शिक्षा प्रदान करने तथा राष्ट्रीय स्तर के नारीवादी संगठनों की व्यवहारिक भूमिकाओं के निर्धारण में इस विचारधारा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहाँ लिंग भेद सिद्धांत समाप्त होते हैं, वहाँ उदारवादी लिंग असमानता की व्याख्या प्रारंभ होती है। प्रजातिवाद की भांति यौनवाद भी पूर्वाग्रह एवं भेदभाव पर आधारित है, जो यह मानते हैं कि स्त्री और पुरुष में नैसर्गिक अंतर पाया जाता है। यह अंतर उनके आजीविक सामाजिक भाव के अनुरूप है। इस संदर्भ में जैसी बर्नार्ड द्वारा लिखी पुस्तक द फ्यूचर ऑफ द मैरिज महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें उन्होंने बताया है कि विवाह विश्वास एवं आदर्शों की एक सांस्कृतिक व्यवस्था है। यह भूमिका एवं आदर्श प्रतिमानों की संस्थात्मक व्यवस्था है। यह स्त्री और पुरुषों की अंतः
क्रियात्मक अनुभवों को जटिलता भी है। विवाह पुरुष को पति की भूमिका के रूप में शक्ति प्रदान करता है तथा स्त्री को पुरुष पर निर्भर बनाता है और उसे घर के कार्यों तक ही सीमित रखता है। विवाह पुरुष के लिए अच्छा एवं नारी के लिए बुरा है, क्योंकि यह दोनों को असमान अधिकार व शक्ति प्रदान करता है। उदारतावादी नारीवादी अमेरिका समाज में नारी की स्वतंत्रता एवं समानता की समर्थक है। यह व्याख्या इस बात पर बल देती है कि समकालीन अमेरिका समाज को अपने आप को बदलना चाहिए एवं यौनवाद को समाप्त करना चाहिए। ये लिंग समानता में विश्वास करते हैं तथा लैंगिक समानता लाने के लिए सामाजिक एवं वैधानिक साधनों का उपयोग करने की वकालत करते हैं। ये स्त्रियों को पुरुषों के समान ही आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने, परिवार में परिवर्तन करने तथा स्कूल व जनसंचार के द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं में परिवर्तन करने पर भी बल देते हैं। उदारवादी नारीवादी के व्याख्याकारों के अनुसार एक आदर्श लिंग व्यवस्था वह है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन शैली का चयन करने की स्वतंत्रता होती है। उसे यह स्वतंत्रता होती है कि वह विवाह करे या ना करे, बच्चा पैदा करे या ना करे, वह समलैंगिक रहे या विषमलैंगिक रहे। इस प्रकार से यह अमेरिकन समाज में व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता एवं अवसर की समानता का बल देता है। मार्क्सवाद सिद्धांत, मार्क्सिस्ट व्यू। मार्क्सवादी नारीवाद मार्क्स के वर्ग विश्लेषण एवं नारीवादी सामाजिक विरोध को निकट लाता है। मार्क्सवादी नारीवादी के प्रतिपादक मार्क्स एवं एंजेलिस है। इन्होंने इस संदर्भ में अपने विचार अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में अभिव्यक्त किया है। इस पुस्तक में दी गई प्रमुख दलीलें इस प्रकार है। पहला, स्त्रियों की अधीनता प्राणी शास्त्रीय परिणाम नहीं है, वरन यह सामाजिक व्यवस्था का प्रतिफल है। नारी की अधीनता का आधार परिवार है, क्योंकि इसमें भूमिका का स्वामित्व एवं अधीनता का प्रतिमान पाया जाता है। पितृसत्तात्मक परिवार में वंश एवं उत्तराधिकारी का निर्धारण पिता के पक्ष में से होता है। इसमें पिता की सत्ता सर्वोपरि होती तथा पत्नी से अपेक्षा की जाती है कि वह केवल एक ही पुरुष अर्थात पति से यौन संबंध रखे। दोहरा मापदंड पुरुष को यौन स्वतंत्रता प्रदान करना। इस प्रकार से परिवार संस्था स्त्री को घर से बाहर कार्य करने एवं आर्थिक स्वावलंबन की स्वीकृति नहीं देती है। इस प्रकार से स्त्री अपने पतियों की संपत्ति होती है। तीसरा पॉइंट कहता है समाज इसे पारिवारिक व्यवस्था को वैधानिक स्वीकृति प्रदान करता है तथा इसे सभी समाजों की मौलिक संस्था मानता है, जो कि अनेक मानव शास्त्रीय एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर असत्य बात है। इसके स्थान पर मार्क्स एवं एंजेलिस कहते हैं कि प्रारंभ में रक्त पर आधारित बड़े नातेदारी समूह थे, जिन्हें वह वंश कहते थे। इन समूहों के सदस्य में संबंधित स्त्री पक्ष अर्थात माता से गिने जाते थे। मातृत्व पक्ष वंश में सत्ता माँ के पास होती थी। इसमें स्त्री की सत्ता पुरुष से स्वतंत्र थी तथा समाज भी उसे शक्तिशाली बनाता था। इस प्रकार की वंश व्यवस्था शिकार करने एवं संकल्पशील अर्थव्यवस्था में थी। चौथा पॉइंट, किंतु वंश की यह व्यवस्था तब नष्ट हो गई जब शिकार करने एवं समकालीन अर्थव्यवस्था का स्थान पशुकरण एवं कृषि व्यवस्था से ले लिया गया। यानी ये व्यवस्था खत्म कब हो गया? जब व्यक्ति कृषि करने लगे और पशुपालन करने लगे, तब से व्यवस्था ही खत्म हो गया। नारी का अधिकार खत्म होकर पुरुषों पर आ गया। इसके साथ ही संपत्ति का भी प्रादुर्भाव हुआ तथा स्त्री लिंग की ऐतिहासिक हार हुई। उत्पादन के उपकरणों एवं स्रोतों पर पुरुष का स्वामित्व कायम हुआ। उससे श्रम शक्ति के रूप में दास बच्चों स्त्रियों से कार्य लिया जाता था। संपत्ति की सुरक्षा एवं हस्तांतरण के लिए वंश परंपरा व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार से प्रथम परिवार का प्रारंभ हुआ। इसमें एक पुरुष का परिवार की स्त्री पर एकाधिकार, जिसके फलस्वरूप उसकी संपत्ति के वारिस की निश्चितता बनी। पुत्रों ने भी इस व्यवस्था को समर्थन दिया, क्योंकि इसके उनके संपत्ति संबंधी दावे तय हुए। पांचवा पॉइंट, तब से श्रम का शोषण विकसित हुआ और समाज की जटिलता में वृद्धि और वर्ग संबंधी तथा
तथा व्यवस्था में परिवर्तन के साथ साथ परिवार व्यवस्था में परिवर्तन हुई और वह एक निर्भर संस्था बन गई जिसने स्त्री की अधीनता को कायम किया। साम्यवादी क्रांति से समर्पित अधिकार समाप्त होंगे तथा स्त्री को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी। इस प्रकार से मार्क्स एवं एंजेल्स ने लिंग असमानता का एक एवं शक्तिशाली सिद्धांत प्रस्तुत किया जो कि पार्सन के सिद्धांत के एकदम विपरीत थे। लिंग उत्पीड़न के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ द जेंडर हरासमेंट। लिंग उत्पीड़न के सभी सिद्धांतों की मान्यता है कि समाज में नारी की निम्न स्थिति एवं उत्पीड़न स्थिति स्त्री पुरुष के मध्य पाए जाने वाले शक्ति संबंधों का परिणाम है। पुरुष ही नारी को नियंत्रण में रखने उसे काम में लेने पर अधिकार जमाने एवं उसका शोषण करने में रुचि रखता है। समाज में शोषण को बनाए रखने में पितृसत्तात्मक व्यवस्था उत्तरदायी है। इस सिद्धांतों का मत है कि लिंग विभेद एवं लिंग असमानता पितृसत्तात्मक व्यवस्था का ही उत्पादन है। लिंग उत्पीड़न से संबंधित 3 प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, मनोविश्लेषणात्मक नारीवादी सिद्धांत, साइकोलॉजिकल फेमिनिस्ट थ्योरीज। आधुनिक मनोवैज्ञानिक नारीवादी पितृतंत्र को प्राइड एवं उसके अनुगामियों के सिद्धांत के आधार पर विश्लेषित करते हुए मोटे तौर पर यह सिद्धांतात्मक व्यक्ति की व्याख्या भावनात्मक आधार पर करते थे। भावनाएं हमारे अर्धचेतन एवं अचेतन मन से दबी हुई रहती थी। प्राइड स्वयं पितृतंत्र को मानने वाले थे। प्राइड ने लिंग विभेद और लिंग असमानता को तो स्वीकार किया किंतु वे लिंग उत्पीड़न को स्वीकार नहीं करते। प्राइड नारी को द्वितीय वर्ग का मानव प्राणी मानते थे जिसकी मानसिक प्रकृति ही ऐसी है जो उसे पुरुष की तुलना में हीन बनाती है। नारीवादी मनोवैज्ञानिक ने पितृतंत्र को एक ऐसी व्यवस्था माना जिसमें पुरुष नारी को मनोवैज्ञानिक ने 2 कारण बताए। पहला था मृत्यु का भय, दूसरा था बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण करने वाला सामाजिक भावनात्मक पर्यावरण। नारीवादी सिद्धांतकारों का मत है कि मृत्यु का भय आतंक का अनुभव करता है चूँकि नारी का संबंध नए जीवन को जन्म देने एवं उसके लालन पालन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। पुरुष कई प्रकार के उपाय खोजता है जिससे कि उसका नारी पर आधिपत्य बना रहे। वह इस प्रकार की कलाकृति, संपत्ति, हथियारों, विज्ञान एवं धर्म का निर्माण करता है जिससे उसका आधिपत्य प्रकट होता है। वह नारी की प्रजनन की प्रक्रिया पर नियंत्रण चाहता है। वह नारी पर स्वामित्व चाहता है, उसके शरीर पर नियंत्रण चाहता तथा नारी के शरीर से उत्पन्न संतानों पर वैध एवं नेतृत्व के आधार पर भी नारी के शरीर पर नियंत्रण एवं स्वामित्व चाहता है। नारीवादी मनोवैज्ञानिक की दूसरी अवधारणा बच्चों के बाल कला में माँ एवं नारी से निकट संबंध पर आधारित है। बाल काल में बच्चा जब किसी भी प्रकार की भाषा नहीं जानता है तब वह अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए भावनात्मक अनुभवों का सहारा लेता है। ये भावनाएं डर, प्रेम, घृणा, सुख, क्रोध, हानि इत्यादि इच्छा आदि होती है। शिशु अवस्था से के ये भावनात्मक अनुभव व्यक्त की अचेतना समरण व्यक्ति से सदैव मौजूद रहते हैं। पुरुष शिशु एवं नारी शिशु की माँ एवं पिता के प्रगति अलग अलग प्रकार की भावनाएं विकसित होती है। युवावस्था में बचपन से ये भावनाएं बनी रहती है और वह एक ऐसी स्त्री की खोज में रहता है जो उनकी इन भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा उसके नियंत्रण में भी रहे। इस प्रकार से नारीवादी मनोविश्लेषण नारी के दमन को पुरुष द्वारा नारी को नियंत्रित करने और उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले के रूप में विश्लेषित करते हैं। दूसरा, उग्र उन्मूलन नारीवादी सिद्धांत, रेडिकल फेमिनिस्ट थ्योरीज। उन्मूलन नारीवादी सिद्धांतकारी नारी का सकारात्मक मूल्यांकन करते हैं, अतः वे नारी के उत्पीड़न के प्रति गहरा दुख एवं क्रोध व्यक्त करते हैं। वे नारी उत्पीड़न को दर्शाने के लिए संसार के विभिन्न भागों में नारी के प्रति किए जाने वाले
अपराधों एवं अत्याचारों का विस्तृत ब्यौरा देते हैं। उग्र उन्मूलन नारीवादी सिद्धांत उत्पीड़न को सभी समाजों की विशेषता मानते हैं। उनके मतानुसार समाज की प्रत्येक संस्था को इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है जिसमें कुछ व्यक्ति दूसरे पर आधिपत्य रहते हैं। लोगों की विभिन्न श्रेणियां जैसे समूह में जैसे वर्ग, जाति, प्रजाति, धार्मिक समूह, आयु एवं लिंग श्रेणी में स्वामित्व एवं अधीनता का प्रतिमान पाया जाता है। इन सभी लिंग में विशेष रूप से पितृतंत्र दमन की मौलिक संरचना है। पितृत्व असमानता एवं सामाजिक प्रभुत्व एवं अधीनता की प्रथम संरचना है। पितृतंत्र में भाग लेकर पितृतंत्र सामाजिक असमानता की महत्वपूर्ण संरचना है। यह पुरुष द्वारा स्त्री के विरुद्ध निर्मित संगठन है। इस सिद्धांतात्मक पितृतंत्र को हिंसाकारी प्रमुख समूह की मानते हैं। पितृतंत्र के माध्यम से ही पुरुष नियंत्रण के लिए भौतिक बल का प्रयोग करता है। एक बार पितृतंत्र स्थापित हो जाता है तो शक्ति के अन्य स्रोत जैसे आर्थिक, वैचारिक, वैधानिक, भावनात्मक का प्रयोग इसे बनाए रखने के लिए किया जाता है। हिंसा का प्रयोग तो अंतिम साधन के रूप में किया जाता है। उग्र उन्मूलन नारीवादी पितृतंत्र की समाप्ति के कुछ उपाय भी बताते हैं। जैसे नारी में जागृति पैदा की जाती है जिससे कि वह अपने मूल्य एवं शक्ति को समझ सके तथा उससे कमजोर, प्राश्रित एवं दूसरे दर्जे के सदस्य के रूप में मानने के लिए डाले गए पितृसत्तात्मक दबाव को नकारा सके। जागृति आने पर ही स्त्री मिलकर कार्य कर सकेगी, उसमें एकता पैदा होगी, वे एक दूसरे का समर्थन कर सकेंगे, प्रशंसा कर सकेंगे पर एवं परस्पर रक्षा कर सकेंगे। नारी में जागृति आने पर ही वे पितृतांत्रिक आधिपत्य का विरोध कर सकेगी तथा वे व्यापार, गृहस्थी, समुदाय, कलाकृति के निर्माण एवं प्रेम के संबंध कायम करने में सशक्त भूमिका निभा सकेगी। तीसरा पॉइंट है समाजवादी नारीवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थ्योरी। समाजवादी नारीवादी सिद्धांत मार्क्सवादी एवं उग्र उन्मूलन नारीवादी के साथ साथ लाने का प्रयास करता है। इन दोनों के परिसमीक्षण के कारण समाजवादी नारीवादी के दो प्रकार अस्तित्व में आए हैं। पहला प्रकार वह है जिससे समाजवादी सिद्धांत एक नारी के दमन एवं उत्पीड़न पर ध्यान देता है। इसका संबंध मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग एवं लिंग उत्पीड़न से है। वे पूंजीवादी पितृतंत्र के आधार पर इसे स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रकार है कि वह है जिसमें समाजवादी सिद्धांतकारी नारी की सामाजिक उत्पीड़न को वर्ग एक एवं लिंग सोपान के आधार पर वह विश्लेषण करता है कि इसके साथ ही वे प्रजातांत्रिक आयु, लिंग, अधिमानता के आधार पर ही इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। इस सैद्धांतिक व्याख्या में दो प्रकार के नारी को केंद्र माना जाता है। पहला में कहता है जैसा कि सभी नारीवादी मानते हैं जिसमें इसमें नारी की उत्पीड़नता की व्याख्या को प्राथमिक माना जाता है। नारी आधिपत्य को नारी के स्थान एवं अनुभव के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है। समाजवादी नारीवादी का संबंध नारी एवं पुरुष दोनों के द्वारा की गए सभी प्रकार के उत्पीड़न के अनुभवों से है। वे यह बात जानते हैं कि प्रयास करते हैं कि एक नारी जो स्वयं उत्पीड़न हुई है दूसरी नारी के उत्पीड़न में किस प्रकार से भागीदारी होती है। उदाहरण के लिए श्वेत नारी काली प्रजाति की नारी से उत्पीड़न में या दहेज को लेकर उत्पीड़न की गई सास की किस प्रकार से दुर्दशा की जाती है उस प्रकार से बताया जाता है। यह था कि हमारे लिंग संबंधी सिद्धांतों का वर्णन करना था एंड डिस्कस द थ्योरीज रिलेटेड इन द जेंडर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इट्स ओके, थैंक्स।